हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 चल रहा है, यानी कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा चल रहा है। और देखिए एग्ज़ाम में जो है साइंस के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज इस सेशन में मैं आपको जिस तरह से साइंस के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित 100 इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मैं कवर करवाऊंगा। जिनका भी पेपर अभी बाकी है, पेपर होना है, वो लोग इस सेशन को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और भविष्य में अगर आप बिहार शिक्षक का यानी कि जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी टीचर की जो तैयारी होगी वो अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ बिहार में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सबकी तैयारी कराई जाती है। फ्रेंड्स चलिए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो अभी चल रहा है, जिनका भी पेपर अभी होना है वो लोग इस सेशन को देखिए, क्योंकि इस सेशन में हम लोग अभी जो साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग टॉप इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को इस सेशन में कवर करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति जो है यह किसकी बनी होती है। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है तो ये याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो पादपों की कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। और कवकों की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और चूंकि कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और कवक जो होते हैं ये मृत्युपजीवी होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। इसमें से बुझा हुआ चूना कौन सा है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बुझा हुआ चूना कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अच्छा, बिना बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, और बुझा हुआ चूना कहा जाता है, जो प्रश्न में पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये आपका कैल्शियम है, तो सब याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि पशुओं को निम्न में से कौन सी प्रजाति या नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है। चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में विदेशी नस्ल की जो गायें हैं जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस, होलेस्टीन फ्रिजियन, इन सब का उपयोग जो है लंबे समय तक दूध प्राप्ति के लिए किया जाता है। और ये जो है विदेशी नस्ल की गायें जो देसी नस्ल हैं, भारतीय नस्ल की गायें हैं जैसे कि लाल सिंधी, साहिवाल, इन सब की तुलना में 4 गुना अधिक दूध ये देती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण है इसमें से ये आपका डायनेमो है। डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न पूछा जाएगा, डायनेमो जो है, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये जो डायनेमो है ना, यह डायनेमो यह आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए अभी मैंने बताया कि डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और मैं आपके एग्ज़ाम तक प्रयास कर रहा हूं कि बढ़िया बढ़िया सेशन लेकर के आपके लिए आऊं जिससे आपको हेल्प मिले। चलिए देखिए, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो यह सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम इथाई ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करना है क्या है, बताइए। क्रेब्स चक्र का, क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा। तो देखिए क्रेब्स चक्र में होता है क्या, तो क्रेब्स चक्र में ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक एसिड जो है इसके दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और पायरुविक एसिड जो है पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के एक अणु NADH के 5 अणु, NADH के 5 अणु, याद रखिएगा NADH यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। NADH के 5 अणु का बना होता है। NADH क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो ATP संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्लोरोप्लास्ट थाइलेकोइड्स किस रूप में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट थाइलेकोइड्स, देखिए थाइलेकोइड्स पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में जो है ये आपके स्टैक डिस्क से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, स्टैक डिस्क जैसे ये रूप में होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। थैलेकोइड्स का कार्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना है। स्टैक डिस्क याद रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये होता है आपके जो HIV वायरस हैं, HIV यहाँ मैं लिखता हूँ HIV, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। तो यह एक विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह शरीर की जो प्राकृतिक प्रतिरक्षण तंत्र हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अनेक जो शरीर कमज़ोर हो जाता है और अनेक रोग से संक्रमित हो जाते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त है कि दूरी तय करने के पश्चात क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ये आपका 2R हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, कारण क्या है इसका। तो परमाणु चूंकि विद्युत उदासीन होता है, इसका कारण क्या है कि इसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन होता है वह कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी कारण यह उदासीन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। झरिया झारखंड में पड़ता है और यह कोयला के लिए फेमस है, ठीक है ना फ्रेंड्स, किसके लिए, कोयला के लिए, कोयला उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि बाहरी कान कहलाता है, जो बाहरी कान है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कान में 3 हड्डी पाई जाती है, एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी कि दोनों कान मिलाकर के टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और एक कान में 3 हड्डी होती है, इनका नाम है इनकस, इनकस, दूसरा है मैलियस, और तीसरा स्टेप्स या स्टेपी, आपने पढ़ा होगा। स्टेप्स जो होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कान की हड्डी है, और सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है जो फीमर है। ये चीज़ आप पहले से जानते भी होंगे। चलिए बताइए अब बाहरी कान क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कर्ण पल्लव कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीना बोलते हैं, कर्ण पल्लव, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। देखिए आवेश पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, कूलम्ब राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी आपको लिखा मिलेगा एम्पियर सेकंड,
ठीक है, तो दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ओम प्रतिरोध का है, ठीक है ना। चलिए एम्पियर विद्युत धारा का है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और आर्गन याद रखिएगा, जो ऑर्गन होता है ये भी पूछा जाता है, आर्गन आर्गन 0.93% होता है। साथ साथ ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 18 होगा। क्लियर ना, 2 8 18 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आसान सा प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें सिंपल सी बात है गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, हाफ mv² होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, देखिए फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको पता है 2 नियम होते हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना, ये 2 नियम हैं। देखिए पादप कोशिकाओं में किसको छोड़कर सभी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिन की बनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें बड़ी रिक्तका होती हैं, और चूंकि बड़ी रिक्तका पादप कोशिकाओं में होती है, इसीलिए बड़ी रिक्तका जो है कोशिकाओं के लगभग 90% जो है स्थान घेर लेती हैं। ध्यान दीजिएगा, 90% तक स्थान घेर लेती हैं, जिसके कारण केंद्रक का परिधि में अभाव होता है। इसलिए यहाँ पर केंद्रक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, केंद्रक की परिधि में अभाव होता है। जबकि जंतु कोशिका में रिक्तका सामान्यतः अनुपस्थित होता है, या फिर उपस्थित होता भी है तो बहुत छोटा होता है, इसलिए जंतु कोशिकाओं में केंद्र में केंद्रक होता है। क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। तो CO2 जो है ये आपको पता है किसके द्वारा जो है पत्ती में प्रवेश करता है। तो ये आपको पहले से भी पता है किसके द्वारा करता है फ्रेंड्स, एस्टोमेटा के द्वारा, रंगरों के द्वारा, लेकिन यहाँ विसरण के कहलाता है, ठीक है ना। देखिए समुद्र के तल पर वायु का दाब होता है, समुद्र के तल पर वायु का दाब होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mmgh के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब भी होता है, ठीक है। देखिए समुद्र के तल पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब के तथा पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 mm के बराबर होता है, इसीलिए विकल्प डी राइट आंसर होगा। चलिए बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इससे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह क्या है। तो बल का ऐसा ही मात्रक फ्रेंड्स आपको पहले से भी पता होगा कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चलिए सभी लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, बल का ऐसा ही मात्रक। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है ना। बल का न्यूटन होता है और दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, ये सब आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का जो है जूल ऊर्जा का इकाई होता है, हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का होता है, ये सब आपको पता है। देखिए डायनेमो में अभी मैंने बताया, डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना, और विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तो साइकस है, साइकस, ठीक है ना, याद रखिएगा साइकस। जीवित जीवाश्म पौधों का ऐसा समूह है जो प्राकृतिक बदलावों के बीच भी सालों साल यानी कि मिलियन वर्षों तक जीवित रहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, साइकस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। अब ओम के लॉ से आपको याद होगा V = IR। यहाँ पर देखिए V 220 वोल्ट दिया गया है, I दिया गया है आपका 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो आपसे R पूछा जा रहा है, तो R = कितना हो जाएगा, 220/2 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये आपका 11 टाइम से कटा तो 110
ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पदार्थ यूरेनियम है, ठीक है ना। यूरेनियम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में, अच्छा जो नेत्रदान होता है ना उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है। किसका? कॉर्निया को दान किया जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। और मानव नेत्र जो होता है ये उत्तल लेंस होता है। और देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मानव नेत्र में तो कन्वेक्स लेंस पाया जाता है, और यह लेंस बाहरी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। इसी कारण जो है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। देखिए भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले जो होती है इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि निम्न आवृत्ति की अवस्रव्य, निम्न आवृत्ति की अवस्रव्य। देखिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, रिपीट हो गया है प्रश्न। देखिए पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है, फ्लोएम कहाँ रहता है पत्तियों में। देखिए फ्लोएम जो होता है यह पत्तियों की निचली बाह्य त्वचा की ओर होता है, यानी कि फ्लोएम पौधे की पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ रहता है। पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा की तरफ, ठीक है ना, बाह्य त्वचा की ओर। क्लियर? ये किसका बात हो गया? फ्लोएम। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। अच्छा अब जाइलम अगर पूछा जाए तो जाइलम जो है यह मुख्य रूप से सीरा के ऊपरी ओर होता है, ठीक है। जाइलम जो जल का संवहन करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो ये कवक और शैवाल हैं, ठीक है ना। कवक और शैवाल यानी कि फंगस और शैवाल हैं। याद रखिएगा ये सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारा कि इनमें से कौन धातु है, इसमें से मेटल कौन सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सोडियम इसमें से एक धातु है, ठीक है ना, धातु है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हम लोग कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध पानी का पीएच और खाने वाला जो नमक होता है ना, इन दोनों का पीएच मान याद रखिएगा 7 होता है। उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है। 7 से कम जिसका भी पीएच मान होगा वह अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा जिसका भी पीएच मान होगा वह क्षारीय होता है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर जो है यह क्या मापता है। तो गाड़ी का जो है ओडोमीटर यह क्या मापता है। तो फ्रेंड्स यह गाड़ी के द्वारा, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्नों उत्पादनों की वृद्धि में सहयोग किया था। तो खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया था कौन सी क्रांति? यह हरित क्रांति था। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति किया था, और मत्स्य उत्पादन ये नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। अभी मैंने बताया था आपको कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21 ऑक्सीजन होता है, और 0.03% जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 0.93% जो होता है ये आर्गन होता है। चलिए देखिए मोल इकाई है, मोल किसकी इकाई है। चलिए जरा बताइए तो मोल किसकी इकाई है। एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल किसकी इकाई है। तो मोल जो है यह इकाई है किसकी। तो फ्रेंड्स यह इकाई है पदार्थ की मात्रा की, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा की। एक मोल पदार्थ में उस पदार्थ की कणों की संख्या देखिए कितना होता है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। इसको एवोगाद्रो नंबर बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर देखिए ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता पूछा गया है। तो ये कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सिंबल है, और पूछ रहा है कि आपके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। ये जो तत्व है उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालने आता भी है, आसानी से आप निकाल भी लेंगे भाई। कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब भी न्यूट्रॉन निकालना है तो आपका ऊपर क्या है, मास है, और नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो 23 माइनस 11 निकाल लीजिए कितना होगा, 12। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत कितनी होगी, बताइए। ऊर्जा की खपत यानी कि ऊर्जा की खपत इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। अब पावर देखिए कितना है, 100 वाट दे रखा है, टाइम कितना है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 600 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना करिए, 600 जूल हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 600 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी चालक से, देखिए किसी चालक से होकर के प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है, चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको धारा की मात्रा पूछा गया है ना, धारा का मान। तो आई इक्वल टू आपको पता है ना, क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। क्यू आवेश है और टी यहाँ पर टाइम है। अब क्यू इक्वल टू आपको पता है एन इंटू ई होता है। एन क्या है, तो एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या है, ई जो है यह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आवेश है। तो यहाँ आपको आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू ई अपॉन टी हो जाएगा। एन ऑलरेडी दे रखा है कितना, 1020। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, ये आपको याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है, याद रखिएगा। मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। 1020 दे रखा है इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 बटा समय आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रति सेकंड 1 सेकंड होगा। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16.32 गुना 10⁻−17, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका 16.3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है, इनमें से सबसे सक्रिय कौन सा है, बताइए। तो इनमें से सबसे सक्रिय लोहा होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला जो पहला व्यक्ति था वह कौन था। तो देखिए जो पहला व्यक्ति था ये अरस्तु थे, अरस्तु थे। अच्छा, वर्गीकरण का जो अभी जनक कहा जाता है वो लिनियस को कहा जाता है, ठीक है ना, लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को। यहाँ देखिए लिनियस दिया गया है, इनको आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है इनको। और देखिए विटटेकर का नाम याद रखिएगा, विटटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। कितने, तो विटटेकर ने, याद रखिएगा, विटटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तावित किया था वर्गीकरण की। ये 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण किसने दिया था, तो याद रखेंगे विटटेकर ने दिया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1969 में इन्होंने दिया था, 1969 में, ठीक है। चलिए देखिए अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, आंसर बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो v बटा यू होता है, तो v बटा यू यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन यानी कि m इक्वल टू आपको पता है ना कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है, ठीक है। और देखिएगा अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा 0 से +1 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है, यह आवर्धन है। चलो उसके बाद देखिएगा कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी, तेल, पानी और मरकरी को डाला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर के नीचे की ओर से आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले मरकरी होगा, फिर पानी होगा, फिर सबसे ऊपर तेल तैरेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या होगा, मरकरी, पानी और तेल, मरकरी, पानी और तेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा, विस्थापन और दूरी का अनुपात किसी गतिमान वस्तु के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो होगा आपका 1 से कम या फिर 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। विस्थापन आरंभ बिंदु तथा अंत बिंदु जो होता है उसके बीच की न्यूनतम दूरी होती है, अतः विस्थापन कुल तय दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकती है। तो 1 से कम होगा या फिर 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, पुष्प के किस भाग से बनता है। फल जो होता है ना यह पुष्प के किस भाग से बनता है, किस यहाँ होना चाहिए था, किस भाग से बनता है। तो किसी भी पौधे में जो फल होता है ना उसका निर्माण फूल के अंडाशय से, ओवरी से होता है। तो यहाँ पर देखिए अंडाशय दिया गया है,
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, ठीक है ना। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है। चलिए बताइए, एमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने का यंत्र है एमीटर, ठीक है ना। और इसका प्रतिरोध नगण्य रहता है, ठीक है ना, नगण्य रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बहुत छोटा, नगण्य रहता है, ठीक है ना, बहुत छोटा, यानी कि नगण्य आप कह सकते हैं, बहुत छोटा रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो देखिए 5 से 7% तक जो होती है, आपको याद होगा, एथेनोइक अम्ल के जलीय विलयन को विनेगर कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है, फलों के पकने के लिए। और एक फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन होता है। तो फूलों के खिलाने में सहायक जो होता है इसको फ्लोरोजेंस कहते हैं। और फलों के पकने में आपका एथिलीन होगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सिन, ये सारे पादप हार्मोन हैं। ऑक्सिन जो होता है इसके बारे में जान लीजिएगा, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, कौन, साइटोकाइनिन करता है। और जिब्रेलिन जो है यह बीजों की शीघ्र अंकुरण में सहायक होता है, बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, पत्तियों को चौड़ी करने में सहायक होता है। देखिए मिट्टी का घर गर्मियों के जो मौसम होते हैं उसमें ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मिट्टी उष्मा का क्या है, तो मिट्टी उष्मा का कुचालक है। क्या है, मिट्टी उष्मा का कुचालक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है जो बच्चों के डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस से बचाव करता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस से बचाव करता है। डीपीटी का टीका आपने सुना होगा ना, डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, देखिए डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस होता है, ठीक है ना, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, और टी से टिटेनस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका जो है, बीसीजी का टीका आपने सुना होगा, यह टीबी में दिया जाता है बीसीजी का टीका। चलिए एचआईवी टीका जो है यह आपको पता है एड्स में दिया जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित पूछा गया, कौन सा रंग होगा। देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जब भी श्वेत प्रकाश गुजरेगा ये 7 रंग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये 7 रंग में डिवाइड हो गया। और जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम विचलित होगा, यानी कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो लाल सबसे कम विचलित होगा। और बैगनी का चूंकि तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए बैगनी सबसे अधिक विचलित होगा। तो सबसे अधिक बैगनी, सबसे कम लाल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी होती है। तो देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं या फिर कोष बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको सेल बोला जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको याद भी होगा। तो ये आपका सर्कुलर वृत्ताकार राइट आंसर होगा। देखिए 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है। तो देखिए इसमें से टॉड स्टूल, पुकुनिया, ईस्ट, ये सारे जो हैं आपके कवक के उदाहरण हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके कवक के उदाहरण है। और मशरूम भी एक प्रकार का कवक की होता है, इसीलिए इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए मेंडलीफ के तत्व के वर्गीकरण संबंधी कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था, और इसके कुछ स्थान भी रिक्त इन्होंने रखे थे। बाद में अन्य तत्वों की खोज हुई, उसके बाद इसे समायोजित किया गया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेंडलीफ आवर्त सारणी अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया गया था, बाद में अक्रिय गैसों की खोज हुई और उनके खोज होने पर उन्हें आवर्त सारणी में सजाया गया था, अतः विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। अच्छा, वर्क इक्वल टू आपने पढ़ा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू आगे क्या, cos थीटा आपने पढ़ा है ना। अब चलिए एक एक करके देखिए, ये बिल्कुल विस्थापन, एस विस्थापन है, विस्थापन पर निर्भर करेगा, फोर्स पर भी निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बल और विस्थापन पर दोनों पर है।
और बल पर भी निर्भर है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर है, cos थीटा एंगल है ये, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रारंभिक वेग यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति क्या है, बताइए राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो मान होती है ये 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, 50 हर्ट्ज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। देखिए, मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर देखिए, मानव शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, और मादा अंडाणु से मिलकर के यह मानव जाइगोट का निर्माण करते हैं, और मानव जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। जाइगोट एक प्रकार का डाइप्लॉयड होता है, डाइप्लॉयड कोशिका होता है, इसीलिए इसका अगर हम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 46:23, यानी कि 2:1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धसा रंग वाला पौधा कौन सा है। धसा रंग वाला पौधा जो है इसमें से कौन सा है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। धसा रंग वाला पौधा, तो देखिए नेरियम यानी कि कनेर जो होता है, कनेर, इसमें जो धसा स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है, और यह ट्रांसपीरेशन की दर को कम करने का कार्य करता है, और यह एक जीरोफाइट्स पौधा है, यानी कि मरुस्थलीय आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो यह गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, आपको भी पता है, ठीक है। देखिए, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल पूछा गया है। तो देखिए, कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर, और 2 सेकंड के बाद चाल पूछा जा रहा है, तो यानी कि इनिशियल दिया गया u = 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद एक सरल रेखीय पथ पर चल रहा है, इसका त्वरण दे रखा है 4, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 सेकंड के पश्चात, यानी कि टाइम भी 2 दे रखा है, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि आपसे भी पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला आपको याद है, v = क्या होता है, u + at होता है। u दे रखा है कितना, देखिए 20, ए कितना दे रखा है 4, और टाइम 2, तो 4 दूना 8 और +20 28 मीटर पर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद देखिए, एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु क्या है ये, अब सबको जोड़िए, 2 8 10 और 7 17, 17 परमाणु संख्या किसका है, तो 17 क्लोरीन का होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात, ठीक है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि समान गतिज ऊर्जा है, यानी कि ½ mv² इसका भी और ½ mv² इसका भी, यानी कि दोनों का गतिज ऊर्जा समान है। इसका m दे रखा है, हाफ से तो हाफ कैंसिल करिए पहले, तो इसका m दे रखा है और यहाँ पर v1 मान लीजिए, और इसका 4m दे रखा है और इसको v2 आप मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि वेग का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, वेग का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए v1 का स्क्वायर, इधर से v2 को लाइए, v2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर से क्या जाएगा, उधर तो 4m है ही और इधर से m गया, तो m से m कैंसिल हो गया, और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा 4, इसीलिए रूट बाहर आएगा 2, तो 2:1 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया ना, 2:1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विद्युत का अच्छा चालक इसमें से कौन सा है, तो चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ये साइकस को किया गया है। उसके बाद देखिए, पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 लक्ष्य हैं, एक है अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का निर्माण करना, दूसरा है रोगमुक्त प्रजाति का उत्पादन करना, और तीसरा है शीर्ष परिपक्व होने वाले प्रजाति का उत्पादन करना। तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। अच्छा, चालक का प्रतिरोध जो है यह आपके निर्भर करता है लंबाई पर, चालक की लंबाई पर यह निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर भी निर्भर करेगा।
तापमान पर भी निर्भर करेगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर यह निर्भर नहीं करता है, विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले किसने कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था 1969 में। और अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने उड़ान भरा था, अपोलो 11, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। चलिए, किस तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है? द्रव का वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण तरल के क्वथनांक के नीचे, उसके वाष्प में तरल का रूपांतरण है, क्वथनांक के नीचे, ठीक है ना। देखिए, क्लोरोप्लास्ट, थाइलोकोड, ये फिर से प्रश्न मिल गया है, तो स्टैक्ड डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विटिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में नहीं है? अकशेरुकी जीवों में नहीं है। विटिटेकर ने 5 जगत प्रणाली का सिद्धांत दिया था वर्गीकरण का, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इन 5 जगत में कौन कौन से हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और प्रश्न में अकशेरुकी जीवों पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर प्रोटोजोआ यहाँ पर होगा। प्रोटोजोआ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है, अकशेरुकी जीव एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है, अतः यह वर्गीकरण के अकशेरुकी जीव के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? तो प्रकाश की चाल अधिकतम जो होगी, ये आपको भी बताया, निर्वात में होती है। सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, ठीक है। और हवा में प्रकाश की चाल आपको पता है, इसीलिए यहाँ पर निर्वात के बाद हवा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल, देखिए, जब किसी अम्ल में 2 हाइड्रोजन आयन छोड़ने की क्षमता होती है किसी भी अम्ल में, उसे द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। और इसमें H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, यही द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है। कौन इसमें से धातु है? चलिए बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सोडियम इसमें से धातु हो जाएगा। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? बताइए, कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था वैज्ञानिकों ने? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। कितनी अवस्थाओं को, कब? तो 1990 के दशक में कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? राइट आंसर कमेंट करिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बताइए राइट आंसर। तो ये 5 रूप थे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का पूछा है तो एम्पियर होगा, ठीक है ना। कूलम्ब आवेश का है, ओम किसका है? ओम जो है ये प्रतिरोध का है, ठीक है ना। और वोल्ट जो होता है, वोल्ट ये आपका विभवांतर का है। देखिए, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा, हवा में छोड़ेंगे तो क्या होगा? गुब्बारा हवा से हल्का होता है। हाइड्रोजन, देखिए, हाइड्रोजन एक हल्की गैस होती है और हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा हवा से हल्का होता है, इसीलिए ऊपर की ओर उठेगा। और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद हवा का घनत्व घटता है और हाइड्रोजन युक्त जो गुब्बारे हैं उनका घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जहाँ से इसे ऊपर जाना संभव नहीं हो पाता है और ये न ही नीचे आ पाते हैं। इस प्रकार यह गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर ऊपर जाने के बाद हवा में तैरता रहेगा, ठीक है ना। तो हवा में यह तैरेगा, कुछ दूरी पर ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तैरेगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राइबोसोम किसके लिए स्थल है, केंद्र है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए माना जाना जाता है, तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्यस्थल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जाड़ों के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिण भारत के जो लौटता हुआ मानसून है, रिटर्निंग मानसून, इसके कारण से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? रिटर्निंग, वापसी मानसून। परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है, तो परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है किस रूप में? तो परमाणु संख्या को जेड के रूप में निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को ए के रूप में निरूपित किया जाता है। एन जो है, एन को न्यूट्रॉन की संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। और यहाँ पर देखिए पी को जो है प्रोटॉन की संख्या के रूप में। चलिए, रासायनिक प्रतिक्रिया में एक्यू जो क्या है, एक्वस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एक्वस, ठीक है ना। यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जलीय विलयन का, एक्वस सॉल्यूशन हमने पढ़ा होना, जलीय विलयन को, ठीक है ना। चलिए, एक्वस सॉल्यूशन
निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो गहने बनाने में अब आजकल सोना, चांदी, प्लेटिनम इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? बताइए। ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन की है और इस किताब में उन्होंने जीवों के उद्भव के बारे में किए गए शोध का संकलन किया है। चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको पता है ना, प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और 7 रंगों में जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये विभक्त हो जाता है। चलिए, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जा सकता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह त्वरण प्राप्त किया जा सकता है। त्वरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन। देखिए विटटेकर ने वर्गीकरण के कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो अभी मैंने बताया था 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था 1969 में विटटेकर ने, ठीक है ना, 1969 में इन्होंने दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक है? तो प्रकाश की तीव्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा तापमान बढ़ाने वाले कारक हैं, जो वाष्प उत्सर्जन की दर को भी बढ़ाने का कार्य करता है। और वाष्प उत्सर्जन की दर वायु की वेग पर भी निर्भर करता है। वायु के वेग बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ता है तथा घटने पर वाष्प उत्सर्जन की दर घटता है। परंतु वाष्प उत्सर्जन की जो दर है, रेट है, ये ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो और आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दर यानी कि लैम्डा की मान सेंटीमीटर में आपसे पूछा जा रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? V/F होता है। यहाँ पर V ऑलरेडी दे रखा है, चाल कितना 340 और आवृत्ति कितना हर्ट्ज कितना है 1700 हर्ट्ज है। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आपका मीटर में आएगा 0.2 मीटर और सेंटीमीटर में इसको हम लोग बदलेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है क्या कहलाते हैं? अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उनको हम लोग आइसोमर कहते हैं। उनको हम लोग आइसोमर कहते हैं, ठीक है ना, आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम लोग आइसोमर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आइसोमर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम लोग आइसोमर कहते हैं फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा, आइसोमर कहते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समावयव कहते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया के द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? तो खाद में परिवर्तित किया जाता है कंपोस्टिंग के द्वारा। कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जैव विघटित कचरे यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उनका विघटन करके जैव खाद का निर्माण किया जाता है, कंपोस्टिंग, ठीक है ना। तो कंपोस्टिंग में किया जाता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव खाद बना करके, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देखिए रिसाइकलिंग भी दिया गया है। तो रिसाइकलिंग क्या होता है बताइए? रिसाइकलिंग में फिर से उसको रिसाइकल किया जाता है और इसमें पदार्थ अपनी प्रकृति को कायम रखते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता है और फिर से इसे प्लास्टिक का ही निर्माण होता है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये बनी होती है किससे? तो कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फास्फोलिपिड की। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड, यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? क्वेटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? क्वेटो सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें विश्व भर के सभी देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो तरीके थे उसको विकसित करने का फैसला किया था और इसमें कम करने का एक लक्ष्य निर्धारित भी किया था, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने वाला यंत्र क्या है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये कई बार मैंने आपको बता दिया है डिस्कशन के दौरान। तो ये 100 प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिया। प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और इसको फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।